नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, और ये जो स्थिति बताने जा रहा हूं ये वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, कि अगर एक राज्य सरकार हाई कोर्ट की बात मानने से मना कर दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के तरीके निकाल ले, तो फिर देश में क्या हो सकता है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, संविधान क्या कर सकता है, न्यायपालिका क्या कर सकती है, और देश के लोग क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे शायद, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं 8 जुलाई को। 15 जून नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। 13 जून को हाईकोर्ट में लोग गए याचिका लेकर, जो नॉमिनेशन कर रहे हैं उनके साथ हिंसा हो रही है। 15 जून को 4 लोगों की हत्या हो गई, और उत्तरी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के भांगर में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से कहा कि अगर लोग नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाएंगे, जो नॉमिनेशन करके लौट रहे हैं उनको गायब कर दिया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अपना नॉमिनेशन पेपर वापस ले लें, फिर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे होंगे। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि आप जितने सेंसिटिव इलाके हैं उनमें सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कीजिए। राज्य चुनाव आयोग पहले जो है आनाकानी करता रहा, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि अब आप सेंसिटिव इलाके नहीं, पूरे राज्य में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कीजिए। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों ने हाई कोर्ट की बात मानने की बजाय हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा उस पर राज्य चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति किसी राज्य चुनाव आयोग के सामने नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको सेंट्रल फोर्सेस से क्या एतराज़ है, जब आप खुद ही राज्य सरकार से मांग कर चुके हैं कि आपको अतिरिक्त सुरक्षा बल चाहिए। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। ये राज्य सरकार पर है कि आपको अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराए। अब वो कहाँ से कराती है, कौन से सुरक्षा बल मुहैया कराती है, ये राज्य सरकार का काम है। ये आप तय नहीं कर सकते कि केंद्रीय सुरक्षा बल आएगा या कोई और आएगा। और राज्य सरकार ने कहा कि हम 5 राज्यों से सुरक्षा बलों को, यानी पुलिस को बुला रहे हैं, 5 राज्यों के पुलिस को, जिससे चुनाव में कोई हिंसा न होने पाए, ऐसी परिस्थिति आए तो नियंत्रण किया जा सके। और सेंट्रल फोर्सेस को बुलाने से मना कर दिया। ये कहा उनके वकील ने राज्य सरकार के कि इसका मतलब ये होगा, अगर सेंट्रल फोर्सेस को हाई कोर्ट डिप्लॉय करने का आदेश देता है बुलाने का, तो इसका मतलब ये संदेश जाएगा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस सक्षम नहीं है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप खुद ही 5 राज्यों से पुलिस बल मंगा रहे हैं, तो ये तो आपने मान लिया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है सक्षम नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पुलिस बल नहीं है, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पड़ोसी राज्यों से पुलिस आए या केंद्रीय सुरक्षा बल आए। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप क्या शिकायत लेकर आए, आपको हाई कोर्ट के आदेश से शिकायत क्या है, किस तरह से आपके अधिकार का हनन हो रहा है। कोई जवाब नहीं था। तो शुवेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी ओर से अपीयर हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। उन्होंने कहा कि क्या राज्य चुनाव आयोग मानता है कि सेंट्रल फोर्सेस इन्वेडिंग आर्मी है? किस बात का डर है? अगर दूसरे राज्यों की पुलिस आ सकती है, इसमें भाषा का भी सवाल नहीं रह गया। सेंट्रल फोर्सेस के बारे में जो है ऐतराज़ जो होता है पश्चिम बंगाल सरकार का कि वो स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो जो बाकी राज्यों से पुलिस आ रही है, तमिलनाडु से या पंजाब से या दूसरे राज्यों से, वो कहाँ स्थानीय भाषा जानती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पिटीशन को रद्द कर दिया और कहा सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा, जो हाई कोर्ट का आदेश है वो आपको मानना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए 13 जून को जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तो ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर, राज्य चुनाव आयोग से कहा था 48 घंटे के अंदर सेंट्रल फोर्सेस की डिमांड कीजिए। राज्य चुनाव आयोग का काम सिर्फ डिमांड करना है, उसको रिक्विजिशन करने का काम, केंद्र से अनुरोध करने का काम राज्य सरकार का है, राज्य चुनाव आयोग का नहीं है। राज्य सरकार जो है ऐसा करना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी फोर्स चाहती है जो उसके कहे में हो, उसके नियंत्रण में हो, जिससे वो रिगिंग कर सके।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि पिछला इतिहास देखते हुए, पंचायत चुनाव का इतिहास देखते हुए जिस तरह की हिंसा होती है, उसमें हमारी प्राथमिकता सिर्फ इतनी है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हों। चुनाव कैसे होंगे? अब आप देखिए कि राज्य सरकार ने क्या किया है। राज्य सरकार जो है मुंह लटकाए हुए लौट आई सुप्रीम कोर्ट से। मालूम हो गया कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता तो खोजना ममता बनर्जी को आता है, या बल्कि कहें पश्चिम बंगाल में जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको आता है। तो अब राज्य में 22 जिले हैं और 60,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ है। ये माना जाता है कि अगर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है तो 5 बूथ पर होने चाहिए और 5 से 10 जो है आसपास गश्त करते हुए होने चाहिए। अब इतनी फोर्स तो मिल नहीं सकती। समस्या ये भी है कि एक फेज़ में चुनाव हो रहा है, इसीलिए जब राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाता है तो कई फेजेस में करवाता है, जिससे सेंट्रल फोर्सेस की उपलब्धता बनी रहे, उनका डिप्लॉयमेंट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा सके। लेकिन राज्य सरकार एक ही दिन में पूरे राज्य में चुनाव कराना चाहती है। तो अब राज्य सरकार ने क्या तय किया है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसको मानना है, लेकिन मानना नहीं है। अब इस बात को, इस पेज को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन उसको निष्प्रभावी बना देना है, मानते हुए निष्प्रभावी बना देना है। तो राज्य सरकार ने तय किया है कि 22 जिलों के लिए 22 कंपनियां जो हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की मंगाई जाएंगी। तो आप समझिए कि उनसे क्या होगा। 22 जिलों के लिए 22, एक कंपनी में 135 सुरक्षा बल के लोग होते हैं, जिसमें से 100 हथियारबंद होते हैं, 35 उनका सपोर्ट स्टाफ होता है। तो 22 का मतलब है 2200, 60,000 पोलिंग से ज़्यादा पोलिंग बूथ और 2200 सुरक्षा बल। वो क्या करेंगे? जाहिर है दूसरा, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे हो ये राज्य सरकार को तय करने का अधिकार है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिप्लॉयमेंट होगा कि नहीं, ये कौन तय करेगा? ये राज्य सरकार तय करेगी। राज्य सरकार बेईमानी पर आमादा है, पहले भी कर चुकी है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी कर चुकी है, इस बार भी करेगी। असल में क्या है कि तृणमूल कांग्रेस में इसको लेकर इस बार थोड़ा उहापोह थी। आपको याद होगा कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, पार्टी के महामंत्री हैं और लोकसभा सदस्य भी हैं, वो अपनी लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले थे। नवा ज्वार नाम था, यानी नया ज्वार। उसमें वो जगह जगह हर अपनी मीटिंग में, रैली में इस बात का लोगों को आश्वासन देते थे कि इस बार पंचायत चुनाव में हिंसा नहीं होगी। अब सवाल ये है कि क्या वो दिखाने के लिए सिर्फ बोल रहे थे या ये ऐसा वो करना चाहते थे? ऐसा करना भी चाहते थे, नहीं भी करना चाहते थे। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई कि करना भी चाहते थे, नहीं भी करना चाहते थे? मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस पंचायत चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, लेकिन वो हिंसा वाली छवि जो है, वो मैसेज जो है नहीं देना चाहती। क्यों? 2018 में ऐसा ही किया था। लगभग 70,000 जो है वो स्थान हैं पंचायत चुनाव के जिन पर चुनाव होता है। 70,000 में से 34% सीटों पर 2018 में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। क्यों? क्योंकि दूसरे किसी दल को पर्चा दाखिल ही नहीं करने दिया, नॉमिनेशन ही नहीं भरने दिया, कई जगह तो नॉमिनेशन पेपर तक नहीं लेने दिया। तो इस तरह से पंचायत चुनाव 2018 में जीती थी तृणमूल कांग्रेस। उसका नतीजा हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में रिएक्शन हुआ। लोगों ने कहा कि हमको आपने वोट देने से, लोगों को चुनाव लड़ने से रोका। उसके जवाब में ममता बनर्जी के खिलाफ जो माहौल बना, भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में भी सिर्फ 2 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल से, 18 सीटों पर जीत गई। तृणमूल कांग्रेस को वो डर और वो चिंता अभी तक सता रही है। उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि 2024 में भी ऐसा हो जाए, अगर पंचायत चुनाव में हिंसा का संदेश जाता है, हिंसा होती है, लेकिन उसको चुनाव जीतना भी है। अब सवाल ये है कि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव जीतना भी चाहें और बिना हिंसा के जो है चुनाव हो जाए। ये आपके स्वभाव में नहीं है, ये आप कर नहीं सकते। आपको चुनाव जीतने के लिए अपनी पुलिस की ज़रूरत है,
और अपने गुंडों की ज़रूरत है, और गुंडे निकलेंगे और पुलिस उनको संरक्षण देगी। जहाँ भी इस तरह की परिस्थिति आएगी दो गुटों में संघर्ष की, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन जाएगी। जब तक टीएमसी के वर्कर नहीं पिट रहे होंगे तब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी। ये है पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पुलिस हरकत में तभी आती है जब कोई टीएमसी का वर्कर संकट में होता है, अन्यथा बाकी किसी की जान जाए, घर जल जाए, किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाए, बंगाल की पुलिस को मतलब नहीं है। और इसके तमाम उदाहरण हैं। आप देख लीजिए, पिछले चुनाव से लेकर अभी हाल ही में जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुई, और हिंसा का खेल फिर से शुरू हो गया है। तो ममता बनर्जी ने खेला होबे एक बार फिर शुरू कर दिया है, और वो किसी कीमत पर जो है, चाहे हिंसा से चाहे हिंसा के बिना, पंचायत चुनाव जीतना चाहती हैं। इसके लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धता बताने को तैयार हैं। लेकिन बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को चेतावनी दी। कहा कि जो नॉमिनेशन करके जा रहे हैं उनके साथ भी हिंसा हो रही है, और बहुत से लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया। इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अगर हिंसा इस तरह से जारी रही और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना न रही तो हम ये चुनाव नहीं होने देंगे। ये हाई कोर्ट की बड़ी स्पष्ट चेतावनी है। तो अब ममता बनर्जी के सामने समस्या है कि हाई कोर्ट के इस रुख और सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए अगर वो हिंसा के दौर को, हिंसा के तांडव को रोकती नहीं है तो इस चुनाव के रद्द होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। अगर वो रोक देती हैं तो उनके चुनाव में बुरा प्रदर्शन करने की आशंका बढ़ती जा रही है। तो उनके सामने एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, लेकिन दोनों में से किसी एक को उनको चुनना है। लेकिन इन सब के अलावा ममता बनर्जी जीते हार जाएं, हिंसा कम हो ज़्यादा हो, सवाल यह है कि इस तरह के चुनाव का मतलब क्या है। लोगों को वोट देने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए अगर अपनी जान गंवानी पड़े, अगर अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा खतरे में डालना पड़े, अगर अपने परिवार की जीवन भर की कमाई को स्वाहा करना पड़े, अपना घर जलाना पड़े, अपने घर की औरतों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखना पड़े, तो फिर ऐसे चुनाव का मतलब क्या है। और ऐसा चुनाव क्यों साल दर साल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और उसको रोकने की कोई कोशिश कहीं से क्यों नहीं हो रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हिंसा की जो मात्रा है वो पश्चिम बंगाल के चुनावों में बढ़ती जा रही है, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का। अब इसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव 2026 में होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव तो दूर है, पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो अगर मतदाता को अपनी जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो मतदान के लिए क्यों निकलेगा। जरा उस मतदाता के बारे में, जनतंत्र में उसके विश्वास के बारे में सोचिए, जो अपनी जान की बाजी लगाकर घर से बाहर निकलता है वोट देने के लिए। क्या राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी जान की सुरक्षा करे। जब यहाँ रक्षक ही भक्षक बन गया हो तो वो कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए। क्यों पूरी व्यवस्था असहाय नज़र आ रही है चुनावी हिंसा के सामने। क्यों न्यायपालिका जो ज़रा सी बात पर सरकारों को, अफसरों को, नेताओं को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर दिखाकर कटघरे में खड़ा कर देती है, वो क्यों इतनी बड़ी हिंसा पर कुछ नहीं कर पाती। ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब अगर जल्दी न खोजा गया तो ये रोग दूसरे राज्यों में भी लग सकता है, बढ़ सकता है। फिर देश में चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जहाँ सत्ता में होगा वो हिंसा के जरिए बूथ कब्जा करेगा, लोगों को वोट देने से रोकेगा, जो वोट देने के लिए आएंगे उनकी हत्या करेगा, जो चुनाव लड़ना चाहेंगे उनकी हत्या होगी, हिंसा होगी उनके साथ, और चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तो घोषणा कर देना चाहिए कि जो सत्ता में है वो सत्ता में बना रहेगा। क्या हम ऐसी स्थिति को रोक सकते हैं? रोक तो सकते हैं, लेकिन क्या रोकना चाहते हैं? क्या रोकने की इच्छा शक्ति है? क्या उसको रोकने के लिए जो बलिदान देना पड़ेगा उसके लिए तैयार है? इस प्रश्न का उत्तर हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।